पत्नी से पति भाग 2। गोदावरी ने विरक्त मन से कहा, नहीं। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छा तमाशा है। गोदावरी ने कहा, मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर जैसे छत गिर पड़ी हो, उन्होंने जैसे बिजली के तार को पकड़ लिया हो, तो भी वे इतने बदहवास न होते। आंखें फाड़कर बोले, तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी? हाँ, ज़रूर जाऊंगी। गोदावरी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं है कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा, नतीजा बुरा होगा। गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली, इसकी चिंता नहीं, तुम किसी ईश्वर के नहीं हो। मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े, धमकियों दी, आखिर मुंह फेरकर लेटे रहे। प्रातःकाल फ्लावर शो में जाते समय उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा। गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची तो कई हजार मर्दों और औरतों का जमाव था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थीं और देखने लगी लोग क्या देते हैं। अधिकांश लोग 2-2, 4-4 आना ही दे रहे थे। वहां ऐसा धनवान था ही कौन। उसने अपनी जेब टटोली तो 1 रुपया निकला। उसने समझा यह काफ़ी है। इसी इंतज़ार में थी कि झोली सामने आवे तो उसमें डाल दूंगी। सहसा वही अंधा लड़का जिसे उसने कल पैसे दिए थे न जाने कहाँ से आ गया। ज्यों ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची, उसमें उसने कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उसकी तरफ उठीं। सबको कौतूहल हो रहा था कि अंधे ने क्या दिया है। कहीं एक आध पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाड़ता रहता है, तब भी तो उसको बेचारे को कोई रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना वह साज के साथ किसी महफिल में गाए तो रुपए बरसते, लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे की कौन परवाह करता है। झोली में पैसा डालकर अंधा वहाँ से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। सभापति ने कहा, मित्रों देखिए, यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का झोली में डाल गया है। मेरी आंखों में इस पैसे की कीमत किसी अमीर के 1000 रुपये से कम नहीं। शायद यही इस गरीबी की सारी बिसात होगी। जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में संदेह नहीं। मालूम होता है हमारे यहाँ कोई इतने फकीर दिखाई देते हैं, या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता, या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण यह अब इस योग्य ही नहीं रह गए हैं कि कुछ काम करें, या भिक्षावृत्ति ने इसमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ा। स्वराज के सिवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है। देखिए वह गा रहा है, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। इस पीड़ित हृदय में कितना उत्सर्ग था। क्या अब भी कोई संदेह कर सकता है कि हम किसकी आवाज़ हैं? आप में कौन इस रत्न को खरीद सकता है? गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या यह वही पैसा है जो उसने रात में उस गरीब को दिया था? क्या उसने सचमुच रात में कुछ नहीं खाया? उसने जाकर समीप देखा जो मेज़ पर रखा था। उसका हृदय धक से हो गया। यह वही घिसा हुआ पैसा था। उस अंधे की दशा, उसके त्याग स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी। कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे आप यह पैसा दे दीजिए, मैं इसके 5 रुपये दूंगी। सभापति ने कहा, एक बहन इन पैसे के दाम 5 रुपये दे रही है। दूसरी आवाज़ आई, 10 रुपये। तीसरी आवाज़ आई, 20 रुपये। गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसके मुख पर आत्माभिमान झलक रहा था, मानो कह रहा हो कि यहाँ कौन है जो मेरी बराबरी कर सके। गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा। चाहे कुछ हो जाए, इसके हाथ में ये पैसे नहीं जाने दूंगी। इसने 20 रुपये क्या कह दिए, सारे संसार का मोल ले लिया। गोदावरी ने कहा, 40 रुपये। उस पुरुष ने तुरंत कहा, 50 रुपये। हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गईं, मानो कह रही हो, अब कि आप हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से मिले हुए स्वर में कहा, 100 रुपये। धनी आदमी ने भी तुरंत कहा, 120 रुपये। लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। समझ गए इसी के हाथ में विजय रही। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर जो ही गोदावरी के मुंह से निकला 150 कि चारों तरफ तालियां पड़ने लगी, मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मुताबले हो रहे हों। उस आदमी ने फिर कहा, 250। गोदावरी बोली, 200 रुपये। फिर चारों तरफ से तालियां पड़ी। प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से हट जाने में ही कुशलता समझी।
गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थीं। जब लोगों को मालूम हुआ कि यह देवी मिस्टर सेठ की बीवी है तो उन्हें ईर्ष्या में आनंद के साथ उस पर दया भी आई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया। मिस्टर सेठ सकते में पड़ गए, मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो। फिर दोनों मुट्ठियां बांध लीं, दांत पीसे, होंठ चबाए, उसी वक्त घर चले। उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज ना चली थी। घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारी भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे मुंह में कालिक पुतवाना चाहती हो? गोदावरी ने शांत भाव से कहा, कहाँ, कुछ मुंह से भी तो कहो, गालियां ही दिए जाओगे? तुम्हारे मुंह में कालिक लगेगी तो क्या मेरे मुंह में नहीं लगेगी? तुम्हारी जड़ खुदेगी तो मेरे लिए दूसरा कौन सहारा है? मिस्टर सेठ, सारे शहर में तूफान मचा हुआ है, तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? गोदावरी ने उसी शांत भाव से कहा, इसलिए कि मैं उन्हें अपना समझती हूँ। मिस्टर सेठ दांत किटकिटाकर बोले, हरगिज़ नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं। गोदावरी, बिल्कुल गलत। तुम्हारे खर्च करने का तुम्हें जितना इख्तियार है उतना ही मुझको भी है। हाँ, जब तलाक कानून पास करा लोगे और तलाक दे दोगे तब ना रहेगा। मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतनी ज़ोर से फेंका कि वह लुढ़कता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। बोले, मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस होता है। जानती हो तुम्हारी इस उदंडता का क्या नतीजा होगा? मुझसे जवाब तलब हो जाएगा। बतलाओ, क्या जवाब दूंगा? जब यह जाहिर होगा कि कांग्रेस सरकार से दुश्मन कर ही रही है तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है। तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद, गोदावरी बोली। तुमने तो की है, सेठ जी बोले। इसकी सज़ा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे? चोरी की बात और है और यह बात और। गोदावरी बोली, तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डाके से बुरा है? हाँ, सरकारी नौकरी के लिए चोरी या डाके से भी बुरा है। मैंने यह नहीं समझा था। अगर तुमने यह नहीं समझा तो तुम्हारी भी बुद्धि का भ्रम था। रोज़ अखबारों में देखती हो, फिर भी मुझसे पूछती हो। एक कांग्रेस का आदमी प्लेटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो 20 सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठ जाते हैं। कांग्रेस के सरगनाओं के पीछे कई मुखबिर लगा दिए जाते हैं जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी निगाह रखें। चोरों के साथ तो इतनी सख्ती भी नहीं की जाती, इसलिए हज़ारों चोरियां और डाके और खून रोज़ होते हैं। किसी का कुछ पता नहीं चलता, न पुलिस इसकी परवाह करती है। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध आ जाती है, फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी। इंस्पेक्टर जनरल ने लेकर कांस्टेबल तक एड़ी का जोर लगा देते हैं। सरकार को चोरों से भय नहीं, चोर सरकार पर चोट नहीं करता। कांग्रेस सरकार को अख्तियार पर हमला करती है, इसलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने इख्तियार से काम लेती है। यह तो प्रकृति का नियम है। मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे। न जाने आज वहाँ क्या हाल हो। रोज़ की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपड़ासी को नहीं डांटा, क्लर्कों को भी रोब नहीं जमाया। चुपके से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता था कोई तलवार सर पर लटक रही है। साहब की मोटर की आवाज़ सुनते उनके प्राण सूख गए। रोज़ वह अपने कमरे में बैठे रहते थे। जब साहब आकर बैठते आते थे तब आधे घंटे के बाद फाइलें लेकर पहुंचते थे। आज वह बरामदे में खड़े थे। साहब उतरे तो झुककर उन्हें सलाम किया, मगर साहब ने मुंह फेर लिया। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। साहब कमरे में गए तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया, मगर जान सूखी जाती थी कि देखें अब सिर पर तलवार गिरती है। एकाएक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो। साहब गरज रहे थे, तुम दगाबाज आदमी हो। सेठ ने इस तरफ साहब की तरफ देखा जैसे उनका मतलब नहीं समझे। साहब ने फिर गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी हो। मिस्टर सेठ का खून गर्म हो उठा। बोले, मेरा तो ख्याल है कि मुझसे बड़ा राजभक्त देश में न होगा। साहब, तुम नमक हराम आदमी हो। मिस्टर सेठ के चेहरे पर सुर्खी आई। आप व्यर्थ ही अपनी जुबान खराब कर रहे हैं। साहब, तुम शैतान आदमी हो। मिस्टर सेठ की आंखों में सुर्खी आई। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं। साहब, चुप रहो, यू ब्लडी। तुमको सरकार 500 रुपये इसलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस को चंदा दिलवाओ। तुमको
रुपए इसलिए नहीं मिलते। मिस्टर सेठ को अपनी सफाई देने का अवसर ही नहीं मिला। बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था, जहाँ मिस फ्रॉक का गुलदस्ता 5 रुपए में लिया। वहाँ से लौटा तो मुझे खबर मिली। साहब, ओह, तुम हमको बेवकूफ़ बनाता है। यह बात अग्निशिला की भांति ज्यों ही साहब के मस्तिष्क में घुसी, उनके मिजाज का पारा उबाल के दर्जे पर पहुंच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ़ बनाए। वह जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हीं को कोई बेवकूफ़ बनाए, उसके लिए वह असह्य था। रूल उठाकर दौड़ा। लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे। यूँ वह हर तरह की खुशामद किया करते थे, लेकिन यह अपमान स्वीकार न कर सके। उन्होंने रूल का तो हाथ पर लिया और एक डग आगे आगे बढ़कर ऐसा घूंसा साहब के मुंह पर रसीद किया कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह इस मुठभेड़ प्रहार के लिए तैयार न थे। उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत, तब्बू और गमखोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने तो उनकी ज़ुबान तक नहीं खुलती। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगे। फिर मिस्टर सेठ के उलझने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, मगर दिल में सोच रहा था, इसे कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे। उनको बिल्कुल खेद न था, बल्कि वह अपने साहस पर प्रसन्न थे। इसकी बदमाशी तो देखो, मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता था उतना ही दबाए जा रहा था। मेमयारों के लिए घूमा करती है, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मुझसे शेर बन रहा है। अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास, मुझे बर्खास्त कराएगा। यह सब कुछ गोदावरी के कारण हुआ है। बेइज्जती तो हो ही गई है, अब रोटियों को भी मोहताज होना पड़ेगा। मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बर्खास्ती का परवाना आ जाएगा। अपील कहाँ होगी? सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी, मगर अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अंग्रेज़। होम मेंबर भी हिंदुस्तानी हैं, मगर अंग्रेज़ों के गुलाम। गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी चढ़ जाएगी। न्याय किसी की आशा नहीं, अब यहाँ से निकल जाने में ही कुशलता है। उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया, बर्खास्त। दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाकर घर पर पहुँचे तो गोदावरी ने पूछा, जल्दी कैसे आ गए? मिस्टर सेठ दहकती हुई आंखों से देखकर बोले, जिस बात पर लगी थी वह हो गई, अब रो सिर पर हाथ रखकर। गोदावरी बोली, बात क्या हुई, कुछ कहो तो। सेठ बोले, बात क्या हुई? उसने आंखें दिखाई, मैंने चांटा जमाया और इस्तीफ़ा देकर चला आया। गोदावरी बोली, इस्तीफ़ा देने की क्या जल्दी थी? सेठ बोले, और क्या, सिर के बाल नोचवाता? तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं तो कल अलग होना ही पड़ेगा। गोदावरी, खैर जो हुआ अच्छा हुआ, आज से तुम कांग्रेस में शरीक हो जाओ। सेठ ने होठ चबाए और कहा, लजाओगी नहीं? ऊपर से घाव देती हो, घाव पर नमक छिड़कती हो। गोदावरी कहती है, लजाऊं क्यों, मैं तो खुश हूँ, तुम्हारी बेड़ियाँ जो कट गई हैं। सेठ बोले, आखिर कुछ सोचा है, काम कैसे चलेगा? गोदावरी बोली, सब सोच लिया है, मैं घर चलाऊंगी। हाँ, मैं जो कुछ कहूँ तुम किए जाना। अब तक मैं तुम्हारे इशारे पर चलती थी, अब तुम मेरे इशारे पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत नहीं करती थी। तुम जो कुछ खिलाते थे खाती थी, जो पहनाते थे पहनती थी, महल में रखते महल में रहती थी और झोपड़ी में रखते तो झोपड़ी में रहती। उसी तरह तुम भी रहना, जो काम करने को कहूँ वह करना। फिर देखो कैसे काम नहीं चलता। बड़प्पन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है। जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। सेठ जी उसकी और स्नेह की आंखों से देखकर हंस पड़े।